दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज की इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूं जेम्स हेडली चेज की द वर्ल्ड इन माय पॉकेट सीरीज का आखिरी भाग। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो चैनल में जाके सुन लीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जीपो झाड़ियों में छुपा हुआ था। किटसन और ब्लैक ने इधर उधर देखा तो पाया कि झाड़ियों के अलावा वहां छुपने की कोई और जगह नहीं थी। तभी ब्लैक ने झाड़ियों की ओर संकेत किया और कहा, वो यही है। जीपो बाहर आ जाओ, हम जानते हैं कि तुम यहीं छुपे हो। ब्लैक की आवाज सुनकर जीपो सहम गया, लेकिन वो एकदम चुपचाप पड़ा रहा। आओ किटसन, हम इस कमबख्त को पकड़ते हैं। तुम उधर ढूंढो, मैं इधर देखता हूं। ब्लैक और किटसन जीपो को ढूंढने के लिए उन झाड़ियों में घुस गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि वो झाड़ियां बहुत दूर तक फैली थी और इस तरह जीपो को वहां ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के समान था। दोनों ने रुककर एक दूसरे को देखा। ब्लैक गुस्से से चिल्लाया, जीपो, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर तुम फौरन बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी वो गत बनाऊंगा कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। अभी भी वक्त है, बाहर निकल आओ। जीपो अभी भी बिना हिले डुले चुपचाप पड़ा रहा। वो जानता था कि उसके बचने का केवल एक ही तरीका था कि वो उनके हाथ ना पड़े। जब ब्लैक ने देखा कि उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ा। जीपो ने उनके कदमों की आहट से अंदाजा लगाया कि वे दोनों उससे दूर जा रहे थे। वो चुपचाप इंतजार करता रहा और चंद मिनटों बाद उनकी आहटें सुनाई देना बंद हो गई। वे काफी दूर जा चुके थे। अब जीपो ने उस स्थान से बाहर आने का फैसला किया। अगर वे दोनों उसे झाड़ियों में ढूंढते रहते तो भी जरूरी था कि जीपो बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहे। वो बेहद सावधानी से आगे को खिसकने लगा। अपनी हलचल से उसे डर था कि कहीं झाड़ियों का ऊपरी सिरा ना हिलने लग जाए। करीब 30 गज आगे तक रेंगने के बाद उसे कुछ बेहतर महसूस होने लगा कि तभी अचानक उसे एक सांप दिखाई दिया। अभी उसने अपना दायां हाथ आगे ही बढ़ाया था और यूं उसकी पूरी बाह लंबाई में फैली हुई थी। उसकी उंगलियां जमीन में धसी थी जिससे वो आगे को खिसक पाता। इसी पोजीशन में फंसे जीपो को तभी अचानक वो सांप दिखाई दे गया जो उसके हाथ से कुछ ही इंचों के फासले पर कुंडली मारे बैठा था। जीपो आतंक से जड़ हो गया, मानो सारे शरीर में लकवा मार गया हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें भारी हो रही थी। सांप बिल्कुल स्थिर बैठा था। कई क्षण यूं ही बीते। आखिरकार जीपो ने हौसला दिखाया और अपना हाथ पीछे खींचा और तभी सांप ने उसे डस लिया। जीपो को अपने हाथ में दर्द की एक तेज लहर महसूस हुई। वो एकदम से उछलकर खड़ा हो गया और चीखता हुआ एक ओर को दौड़ पड़ा। जीपो की चीख सुनकर उसे ढूंढते किटसन और ब्लैक रुक गए। उन्होंने देखा जीपो अपनी बाहें हवा में लहराता चीखता हुआ अंधाधुंध भागे जा रहा था। लगता है साला पागल हो गया है, कहकर ब्लैक उसके पीछे दौड़ा। किटसन भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। उधर डर के मारे जीपो झाड़ियों से निकलकर ढलवां सड़क पर भागा जा रहा था। वो अचानक गिरा और लुढ़कता चला गया। फिर एक बड़े पत्थर की आड़ मिलने पर उसका लुढ़कना बंद हुआ। किटसन तेजी से भागता हुआ ब्लैक से पहले जीपो के पास पहुंचा। उसने पूछा, जीपो, क्या हुआ तुम्हें? जीपो ने हकलाती आवाज में जवाब दिया, सांप। तभी हांफता हुआ ब्लैक वहां आ पहुंचा। हरामजादे, ब्लैक गुर्राया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने जीपो के शरीर पर लात जमानी चाही तो किटसन ने उसे रोका। ठहरो, इसकी हालत तो देख लो। सांप, जीपो ने सिसकते हुए कहा और अपना हाथ ऊपर उठाने की कोशिश की। किटसन ने देखा जीपो का हाथ सूज गया था और नीला पड़ने लगा था। किटसन ने उसके हाथ को छुआ तो जीपो चीख पड़ा, सांप, मुझे सांप ने काट लिया है। जीपो बिलबिलाता हुआ बोला। किटसन ने देखा कि उसके हाथ पर सांप के कांटे के निशान थे। उसने तुरंत अपना रुमाल निकाला और जीपो की कलाई पर कसकर बांध दिया। अब ट्रक खुलेगा कैसे? ब्लैक खींचता हुआ बोला। चुप करो, किटसन ने उसे कहा।
फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और जीपो के हाथ में वहां एक गहरा कट लगा दिया जहां उसे सांप ने डसा था। जीपो दर्द से चीखने लगा और अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन किटसन ने उसका हाथ न छोड़ा। जीपो के हाथ में बने जख्म से खून निकलने लगा। ब्लैक ने भी उसके हाथ पर कई जगह दबाव डाला और यूं सांप का जहर बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन जीपो की हालत देखकर उन्हें डर लगने लगा था। उनको यूं लगने लगा मानो जीपो मर रहा था। ओ किटसन, जीपो फंसे स्वर में याचना करता हुआ बोला, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे प्लीज अस्पताल पहुंचा दो, मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, तुम डरो मत, मैं कार लेकर आता हूं, किटसन ने कहा। ब्लैक ने चौंक कर पूछा, क्या? जीपो को अस्पताल ले जाने के लिए मैं कार लेकर आ रहा हूं, एक बार इसकी हालत तो देख लो, ये मर जाएगा, किटसन बोला और सड़क पर आगे बढ़ा। रुको किटसन, ब्लैक की आवाज में मौजूद धमक को सुनकर किटसन पीछे पलटा। अब क्या है? किटसन बोला। वापस आओ, ब्लैक चिल्लाया। तुम पागल हो गए हो क्या? ऊपर देखो। उसने पहाड़ों पर मंडराते प्लेन की ओर संकेत किया। कार निकालते ही तुम उनकी निगाहों में आ जाओगे और फिर पुलिस यहां आ पहुंचेगी। हाँ, आने दो पुलिस को, किटसन क्रोधित होता हुआ चीख पड़ा। जीपो को अस्पताल ले जाना बेहद जरूरी है, वरना वो मर जाएगा। तुम कार पेड़ों से बाहर नहीं निकालोगे किटसन, ब्लैक गुर्राया। तो क्या मैं इसे कंधे पर ढोकर ले जाऊंगा? किटसन बोला। वो सब मुझे नहीं पता, मगर तुम कार नहीं निकालोगे। भाड़ में जाओ, कहकर किटसन आगे बढ़ा। किटसन, मैं कहता हूं रुक जाओ, ब्लैक गुर्राया। किटसन फिर से पलटा। इस बार उसने देखा कि ब्लैक के हाथों में अब रिवॉल्वर आ गई थी। उसका रुख उसने सीधे उसी की ओर कर रखा था। ब्लैक गुर्राया, वापस आओ। किटसन ने कहा, ब्लैक वो मर रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम वापस आओ फौरन। किटसन की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे लगा बात न मानने पर ब्लैक वाकई गोली चला सकता है। बुझे मन से वो वापस लौटने लगा। अब किटसन के सामने ब्लैक का खुदगर्ज चेहरा पूरी तरह से प्रकट हो गया था। वो बेहद कमीना था और अगर किटसन उसकी बात मान लेता तो जीपो का बचना नामुमकिन था। किटसन ने मन में सोचा, नहीं नहीं, मैं जीपो को मरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे इस हरामजादे से भिड़ना ही क्यों ना पड़े। मैं जीपो को यूं मरने नहीं दूंगा, किटसन ने अपने मन में सोचा। किटसन ब्लैक के करीब आता हुआ बोला, देखो ब्लैक, हमें जीपो के लिए कुछ करना ही होगा, इसे फौरन अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी है। ब्लैक चीखते हुए बोला, इसकी हालत तो देखो बेवकूफ, ये ज्यादा देर का मेहमान नहीं है, अस्पताल पहुंचने से पहले ही ये मर जाएगा। अब तक किटसन उसके पास पहुंच चुका था। उसने यकायक ब्लैक की कलाई पर वार किया और यूं उसके हाथ से पिस्तौल छूट गई। दोनों ने एक दूजे को घूरा। फिर ब्लैक मुस्कुराया। तो ठीक है, वो पैने स्वर में बोला, अब मैं तुझे बताता हूं बच्चे कि लड़ना किसे कहते हैं। फिर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। किटसन उसके दाएं हाथ से बचता हुआ प्रहार कर रहा था और ब्लैक अपनी ओर से उसे धराशायी करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। दोनों जंगली जानवरों की तरह खूंखार तरीके से उलझे हुए थे। किटसन तो एक बार उसे नीचे गिराने में कामयाब भी हो गया था, लेकिन ब्लैक ने हैरत अंगेज फुर्ती दिखाते हुए अपने को फौरन संभाल लिया और किटसन पर जबरदस्त घूंसे जमाने लगा। पूरी सावधानी बरतने के बावजूद किटसन चूक गया। ब्लैक का दाएं हाथ का स्पेशल घूंसा उसकी कनपट्टी पर पड़ा और वो औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। उसके बाद ब्लैक जीपो के पास पहुंचा और बोला, ये मर चुका है, उसने सपाट स्वर में कहा और पलटकर अपने ठिकाने की ओर चल पड़ा। किटसन बड़ी मुश्किल से उठा और जीपो के पास पहुंचा। जीपो वाकई मर चुका था और उसके साथ ही अब उस ट्रक को खोल लेने की सारी उम्मीदें भी मर चुकी थी। $10 लाख का वो ख्वाब अब बस ख्वाब ही बनकर रह गया था। उधर कैरावैन कैंप में ब्रैडफोर्ड ने 2 आदमियों को अपनी ओर बढ़ते देखा। एक आदमी ने सेना के मेजर की वर्दी पहन रखी थी और दूसरा सादे कपड़ों में था। दिखने में वो भी कोई पुलिस अफसर ही दिख रहा था। मेजर की वर्दी पहने शख्स ने पूछा, आप मिस्टर ब्रैडफोर्ड हैं? आप? जी हाँ, फरमाइए। आपका बेटा कहाँ है? आप? क्यों? ब्रैडफोर्ड ने पूछा, आपको उससे क्या काम है? मैं मेजर डेलानी हूं, उसने कहा।
और ये मेरे साथ शहर के पुलिस फोर्स से संबंधित लेफ्टिनेंट अफसर हैं। हम दोनों यहाँ आपके बेटे से मिलने आए हैं। ब्रैडफोर्ड ने हिचकिचाते हुए कहा, वो अपनी माँ के साथ झील की ओर गया है। तभी वहां ब्रैडफोर्ड जूनियर आ पहुंचा। उस 10-12 साल के बच्चे ने जैसे ही दोनों मेहमानों को देखा, उसके चेहरे पर फौरन सतर्कता के भाव उत्पन्न हो गए। अब लो, वो आ गया। ब्रैडफोर्ड ने अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए उन दोनों आदमियों से कहा। फिर ब्रैडफोर्ड ने अपने बेटे से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? झील के पास, लड़के ने जवाब दिया। मेजर डेलानी ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम ही हो ब्रैडफोर्ड जूनियर? जी हाँ सर, मैं ही हूं, उस बच्चे ने जवाब दिया। ये चिट्ठी तुमने ही लिखी थी? मेजर डेलानी ने कहकर अपनी जेब से एक लिफाफा बरामद किया और उसे लड़के को दिखाते हुए लहराया। ब्रैडफोर्ड ने अपने बेटे की लिखावट तुरंत पहचान ली। अब जी हाँ, लड़के ने कहा और नीचे बैठ गया। फिर उसने अपना हैट उतारा और उसमें घास भरने लगा। हैरान ब्रैडफोर्ड ने पूछा, चिट्ठी? मेरे बेटे ने आपको चिट्ठी क्यों लिखी? मेजर डेलानी ने कहा, मुझे नहीं, पुलिस मुख्यालय को लिखी इसने चिट्ठी। इसमें उसने गायबशुदा ट्रक की जानकारी होने का दावा किया है। ब्रैडफोर्ड ने अपने लड़के की तरफ देखा। जूनियर, यह क्या हरकत है? तुम जानते हो वो ट्रक कहाँ है? लड़के ने बड़ी ही बेफिक्री से पूरे हैट को घास से भर दिया और उसे अपने सिर पर जमाकर उठ खड़ा हुआ। वहां पहुंचे दोनों अधिकारियों ने आपस में निगाहें मिलाई। फिर डेलानी कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने अत्यंत मीठे स्वर में ब्रैडफोर्ड जूनियर से पूछा, ट्रक कहाँ है बेटे? मैं जानता हूं वो कहाँ है, अपने सिर पर हैट को व्यवस्थित करते लड़के ने कहा। डेलानी ने अपनी उत्सुकता को नियंत्रित करते हुए पूछा, ओह अच्छी बात है, लेकिन वो है कहाँ? लड़के ने कहा, पहले इनाम के बारे में बताओ। ब्रैडफोर्ड ने अपने बेटे से कहा, देखो जूनियर, अगर तुम इन लोगों का खामखा समय बर्बाद कर रहे हो तो ध्यान रहे कि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। लड़के ने कहा, मैं जानता हूं कि ट्रक कहाँ है, लेकिन इनाम मिलने से पहले नहीं बताऊंगा। मेजर डेलानी ने कहा, देखो बेटे, तुम वाकई कुछ जानते हो तो हमें बता दो। तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, अगर तुम यूं ही मजाक कर रहे हो तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। वो ट्रक एक कैरावैन में है। ब्रैडफोर्ड ने आपत्ति प्रकट करनी चाही तो डेलानी ने उसे इशारे से रोक दिया। डेलानी ने उस बच्चे से पूछा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि ट्रक कैरावैन में है? मैंने खुद देखा था, उस लड़के ने कहा। उन लोगों ने कैरावैन के नीचे लोहे के 2 वजनी गार्टर लगा रखे थे। ये इंतजाम इसलिए किया था ताकि भारी ट्रक को संभालने में कैरावैन का फर्श नीचे न गिर जाए। डेलानी ने पूछा, तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? वो लड़का बोला, जिन्होंने ट्रक चुराया है। डेलानी बोला, तुमने वाकई ट्रक देखा था? लड़के ने हाँ में सिर हिलाया और फिर यकायक मुंह बनाते हुए अपना हैट पुनः उतार लिया और बोला, ये शुरू में तो ठंडा रहता है, लेकिन फिर घास गर्म हो जाती है। उसने हैट में से घास निकाल दी और बोला, अब मुझे इसमें फिर से नई घास डालनी पड़ेगी। कहकर वो फिर से घास भरने लगा। डेलानी ने पूछा, तुमने वो ट्रक कहाँ देखा था? लड़के ने सवाल को अनसुना कर दिया और अपनी हैट में घास भरता रहा। डेलानी ने अपेक्षाकृत तेज आवाज में पूछा, तुमने सुना नहीं? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। लड़का हैट में घास भरता रहा। वो बोला, मेरे पापा कहते हैं कि पुलिस मुझे इनाम नहीं देगी। वे बता रहे थे कि पुलिस वाले इनामी रकम को खुद ही हजम कर जाएंगे। ब्रैडफोर्ड तुरंत ही घबरा गया और अपने बेटे से बोला, बको मत, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप झूठ बोल रहे हैं पापा, लड़के ने कहा। आप कह रहे थे कि अगर पुलिस को बताया कि ट्रक कैरावैन में छिपा है तो वे समझेंगे कि ट्रक हमने ही चुराया है। आप तो ये भी कह रहे थे कि सारे पुलिस वाले चोर होते हैं। ठीक है, छोड़ो इस बात को, वो दूसरा आदमी गुर्राया। तुम्हारे पापा ने जो कहा उसे भूल जाओ और ये बताओ कि वो ट्रक कहाँ है। घास भरकर लड़के ने बड़ी सावधानी से हैट अपने सिर पर पुनः व्यवस्थित कर लिया और फिर वो लड़का बोला, इनाम नहीं तो जवाब भी नहीं। वो दूसरा पुलिस अफसर कूपर, उसका चेहरा कठोर हो उठा। वो कोई धमकी देने ही वाला था, लेकिन डेलानी ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। डेलानी ने उस लड़के से कहा, सुनो लड़के, इनाम उसे मिलेगा जिसकी सूचना के आधार पर ट्रक पकड़ा जाएगा। यूं अगर तुम्हारी दी सूचना वाकई में काम आ गई
तो इनाम तुम्हें ही मिल जाएगा। लड़के ने गौर से मेजर को देखा और बोला, सच कह रहे हो? हाँ, डेलानी ने कहा। इनाम मुझे ही मिलेगा ना, मेरे पापा को तो नहीं दे दोगे? मेजर डेलानी बोला, ऐसा नहीं होगा, इनाम सिर्फ तुम्हें ही दिया जाएगा। लड़का फिर बोला, पूरे 5,000 करेक्ट? हाँ हाँ, पूरे 5,000। हम फौजी हैं, हम झूठे वादे नहीं करते, मेजर डेलानी ने कहा। लड़के ने कुछ पल सोचा और फिर बोलना शुरू किया, ठीक है, मैं बताता हूं। वे 4 लोग हैं, 3 मर्द और 1 लड़की। वो आदमी सारा दिन कैरावैन में रहते हैं और केवल रात को ही बाहर आते हैं। मैंने खुद इस बात को नोट किया था कि वे इस बाबत बेहद सावधानी बरतते थे। मैंने उनकी बातें भी सुनी थी। वो कह रहे थे कि अब वो लोग स्टॉग लेक जा रहे हैं, लेकिन यहां से रवाना होते वक्त वे हाईवे की दूसरी ओर थे। मेरे पास उनकी कार का नंबर भी है, कहकर उसने नोट किया हुआ पुर्जा डायरी से निकालकर अलग किया और बोला, और हां, उनकी कैरावैन सफेद है लेकिन छत नीली है। डेलानी ने वो कागज का पुर्जा अपने कब्जे में ले लिया और बोला, तुम्हें कैसे पता कि ट्रक उसी कैरावैन में है? लड़का बोला, मैंने अखबार में ट्रक का हुलिया पढ़ा था, वो निश्चय ही वही ट्रक था। कूपर बीच में बोला, अच्छा, वे लोग यहां से कब निकले? लड़का बोला, कल दोपहर वे पहाड़ों की ओर गए हैं। डेलानी ने कहा, उन्हें गए काफी समय गुजर चुका है। तुमने अपने पिता से कहकर हमें सीधे सीधे फोन क्यों नहीं कर दिया था? लड़का बोला, मैंने तो कहा था, लेकिन पापा ने मना कर दिया, इसलिए तो मुझे आप लोगों को ये चिट्ठी लिखनी पड़ी। कूपर बोला, तुम उन लोगों के हुलिये बता सकते हो? जरूर, लड़के ने जवाब दिया और किटसन, जीपो, ब्लैक और जिनी के हुलिये नोट करा दिए। कूपर ने वो सब अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। फिर उसने डेलानी से आंखें मिलाई और दोनों अपनी कार की ओर चल पड़े। डेलानी ने कहा, हमने पहाड़ों को चेक नहीं किया, डकैत वहां हो तो सकते हैं। कूपर ने कहा, नहीं हो सकते, वे सड़क बेहद खस्ता हाल है और ट्रक को वहां ले जाया ही नहीं जा सकता। डेलानी ने कहा, फिर भी हमें एक बार चेक तो करना ही चाहिए। कूपर बोला, तुम जानो, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। दोनों कार में आ बैठे। कूपर ने कार का इंजन स्टार्ट किया और फिर डेलानी से पूछा, क्या तुम वाकई उस पिद्दे से छोकरे को इनाम दिलवाने वाले हो? नहीं, डेलानी ने कहा, वैसे भी ये बच्चा उस रकम का क्या ही करेगा, उसे तो उसका बाप ही छीन लेगा। डेलानी मुस्कुराकर बोला, उस इनाम के सच्चे हकदार तुम और मैं होने वाले हैं। इसके बाद दोनों ठहाके मार के हंसने लगे। 9 बजे किटसन वापस अपने तंबू में लौटा। उसके कंधे पर जीपो का कुदाल रखा था और सारा जिस्म पसीने से तरबतर था। जिनी एक ओर पेड़ की छाया में चट्टान पर बैठी थी। उसका चेहरा सफेद था और आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। ब्लैक ट्रक को कैरावैन से उतार चुका था। वो ट्रक के दरवाजे से कान सटाए डायल घुमाकर ट्रक खोलने की बेहद नाकाम कोशिश कर रहा था। किटसन कुदाल रखकर जिनी के नजदीक पहुंचा। वो उसके पैरों के पास आ बैठा और एक सिगरेट सुलगाने लगा। जिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, कैसी मौत मिली ना जीपो को? किटसन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझसे बहुत प्यार करता था। फिर जिनी बोली, उसकी बात मत करो किटसन, जितना तुम बात करोगे तुम्हारा दिल बैठता जाएगा। वो दिल का बेहद अच्छा आदमी था। किटसन ने अपनी ही धुन में कहना जारी रखा, मुझे भी उसकी बात समझनी चाहिए थी। वो इस बखेड़े में ना तो खुद पढ़ना चाहता था और ना ही मुझे पढ़ने देना चाहता था। काश कि मैंने उसकी बात सुनी होती। उसने ठीक ही कहा था कि इस झंझट में पड़कर मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। किटसन ने जिनी की ओर देखकर कहा, मैं और तुम रात का अंधेरा होते ही यहां से चल देंगे, अब यहां रुकना बेकार है। जिनी बोली, हाँ, सारी मुसीबत की जड़ मैं ही हूं। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी किटसन। जब तुम जीपो को दफनाने गए थे, मैं पीछे बैठी यही सोच रही थी, अब अगर यह मनहूस ट्रक खुल भी गया तो मैं उस रकम को हाथ नहीं लगाने वाली। किटसन ने जिनी की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं जिनी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, जिनी ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे? क्या पुलिस हमें पकड़ नहीं लेगी? किटसन बोला, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं।
हम कार लेकर मेक्सिको की सीमा की ओर निकल जाएंगे, जहां से हम आगे दूसरे देश में निकल सकते हैं। पुलिस के पास हमारे हुलिये नहीं हैं, और अगर हम मेक्सिको की ओर निकल सके तो। ए किटसन, यकायक ब्लैक चिल्लाया, यहां आओ, मेरी मदद करो। किटसन ने जिनी की ओर देखा और उठकर ट्रक के पास पहुंचा। ब्लैक ने किटसन से पूछा, क्या तुम्हें फ्लेम इस्तेमाल करनी आती है? किटसन ने कहा, नहीं, मुझे इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। तो फिर अब सीखो, हमें फ्लेम से दरवाजा काटना पड़ेगा। आओ, सिलेंडर लाने में मेरी मदद करो, ब्लैक चिल्लाया। किटसन ने कड़े स्वर में बोला, मैं नहीं कर रहा। ब्लैक उसे गुस्से से देखने लगा। यह क्या बकवास है किटसन? उसने पूछा, ट्रक खोलना है या नहीं? किटसन बोला, नहीं, मुझे नहीं खोलना, तुम खुद खोल लो और सारी रकम खुद ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं इस सारे मामले से अब बाहर हूं। ब्लैक ने गहरी सांस ली। बकवास बंद करो, ब्लैक बोला, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब चलो सिलेंडर लाने में मेरी मदद करो। नहीं, किटसन दृढ़ होकर बोला, अंधेरा होते ही मैं और जिनी यहां से जा रहे हैं, तुम जो चाहे करो। ब्लैक गुर्राया, हो तो ये बात है, तो तुमने आखिरकार उस लड़की को फांसी लिया, इसलिए $10 लाख छोड़कर जा रहे हो, लेकिन यहां से जाओगे कैसे? किटसन बोला, हम कार ले जाएंगे। कार यहां से तब जाएगी जब ये ट्रक खुल चुका होगा, और अगर तुम जाना ही चाहते हो तो पैदल जाओ, कार तुम्हें नहीं मिलेगी। ब्लैक ने देखा जिनी उनकी ओर आ रही थी। ब्लैक समझ गया कि वो अकेला दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और फिर जिनी के पास एक पिस्तौल भी थी। ब्लैक, एक बात समझ लो, हम आज रात यहां से कार लेकर निकल रहे हैं, किटसन ने कहा। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें लिफ्ट देकर हाईवे पर उतार सकते हैं। ब्लैक ने जिनी पर निगाह डाली। जिनी ने अपना दायां हाथ अपने बगल में छिपा रखा था। वो निश्चित ही हथियार थामे थी। ब्लैक समझ रहा था कि अगर उसने चालाकी से मामले को नहीं संभाला तो वे दोनों उसे मार भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसने अपनी जिद छोड़ते हुए कहा, रात के अंधेरे में हम यहां से निकल चलेंगे, लेकिन तब तक तो ट्रक को खोलने की कोशिश करें, क्या पता हमारी किस्मत हमारा साथ दे जाए। आओ, सिलेंडर लाते हैं। ब्लैक ने अपनी बात खत्म की। ब्लैक के इस बदले रूप को देखकर किटसन हिचकिचा गया। ठीक है, वो सोचता हुआ बोला, लेकिन यकीन करो इसका कोई फायदा नहीं होगा ब्लैक, तुम महीनों तक लगे रहे तो भी इस ट्रक में सुराख तक नहीं कर सकोगे। ब्लैक ने जिनी की ओर देखा। वो चुपचाप थी और ब्लैक को ही देख रही थी। ब्लैक बोला, अब मुझे पढ़ाना बंद भी करो किटसन, आओ चलो सिलेंडर लाते हैं। किटसन असहाय भाव से ब्लैक के पास से गुजरता हुआ कैरावैन की ओर बढ़ा। जैसे ही वो ब्लैक के पास पहुंचा, ब्लैक ने रिवॉल्वर निकालकर किटसन के पेट में लगा दी और गुर्राया, अपना हथियार नीचे फेंक दे लड़की। उसने जिनी से कहा, वरना तेरा ये यार यहीं मरा पड़ा होगा। जिनी ने अपने हाथ में थामी रिवॉल्वर नीचे गिरा दी। ब्लैक ने पीछे हटकर दोनों को कवर किया। ब्लैक बोला, रिवॉल्वर से दूर हटो, वो चेतावनी भरे स्वर में बोला। जिनी किटसन के पास आ खड़ी हुई। ब्लैक ने आगे बढ़कर जिनी की रिवॉल्वर उठाई और उसे झील में फेंक दिया। अब तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो, ब्लैक ने कहा, हमें ये ट्रक खोलना ही है, और जब तक ये ट्रक नहीं खुलता हम में से कोई कहीं नहीं जा रहा। किसी गलतफहमी में मत रहना, मैं तुम दोनों को अकेला भी संभाल सकता हूं। फिर उसने किटसन की ओर रिवॉल्वर घुमाई और बोला, अब चलो सिलेंडर निकालो। किटसन असहाय भाव से कैरावैन की ओर बढ़ा। ब्लैक उसके पीछे पीछे चल दिया। किटसन सिलेंडर को उठाने की कोशिश करता हुआ बोला, यह सिलेंडर बहुत भारी है, मैं इसे अकेला नहीं उठा सकता, तुम मेरी मदद करो। ब्लैक धूर्ततापूर्वक मुस्कुराया। उसने अपनी रिवॉल्वर हॉलिस्टर में रखी और कहा, कोई मूर्खता मत करना वरना बहुत पछताओगे। किटसन कैरावैन में घुस गया, जहां उसने एक सिलेंडर छांटकर अलग किया। ब्लैक ने उस लंबे भारी सिलेंडर का सिरा बाहर खींचा और उसे अपने कंधे पर जमा लिया। यूं दोनों आदमी सिलेंडर उठाए उसे बाहर निकालने लगे। कैरावैन से बाहर आते ही किटसन ने यकायक सिलेंडर का अपनी ओर वाला सिरा नीचे गिरा दिया। सिलेंडर जैसे ही जमीन पर गिरा, ब्लैक को एक तेज झटका लगा और उसका संतुलन गड़बड़ा गया। किटसन फौरन उस पर झपटा। उसने ब्लैक की गर्दन पर 1 जोरदार घूंसा जमा दिया। ब्लैक इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं था।
उसने अपनी रिवॉल्वर निकालनी चाही तो किटसन ने एक और जबरदस्त प्रहार उसकी कनपट्टी पर जमा दिया। ब्लैक लड़खड़ा गया। किटसन के लिए यही मौका था। ब्लैक को कोई और मौका दिए बगैर किटसन ने उसे घूंसों पर धर लिया। लगातार घूंसों के प्रहारों से ब्लैक के चेहरे से खून निकलने लगा। किटसन ने ब्लैक की रिवॉल्वर कब्जा ली और एक और जबरदस्त प्रहार किया। ब्लैक के पांव उखड़ गए और वो धड़ाम से नीचे जा गिरा। लेकिन अभी भी ब्लैक किटसन पर गुर्राता हुआ बोला, मैं तुझको इसका मजा जरूर चखाऊंगा। तुम्हारे वो दिन गए ब्लैक, जब तुम दूसरों को मजा चखाते थे। किटसन हांफते हुए बोला। तभी अचानक होवर प्लेन वहां उनके ऊपर से गुजरा। ब्लैक लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हो गया। ब्लैक बोला, उन्होंने हमें देख लिया है, जल्द ही वे यहां आ पहुंचेंगे। तीनों हैरान थे। विमान कुछ दूर जाकर दोबारा पीछे पलटा और उनकी ओर लौटा। छिपो बेवकूफ, ब्लैक चिल्लाया और जंगल की ओर दौड़ा। जिनी और किटसन भी जंगल की ओर भागे। अब तक विमान उनके सिर पर आ पहुंचा था। वो अब बामुश्किल 100 फुट दूर था। प्लेन के कॉकपिट की खिड़की से नीचे झांकता पायलट उन्हें देख चुका था। विमान उनके सिर पर से होता हुआ दोबारा आगे उड़ गया। वहां खड़े मत रहो, जाकर कहीं छिप जाओ, ब्लैक चिल्लाया। किटसन और जिनी ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों ने एक दूसरे से निगाह मिलाई। पकड़े जाने का खौफ उनकी आंखों में तैर रहा था। किटसन ने जिनी से कहा, वे जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। हां, जिनी ने कहा, मुझे मालूम था। किटसन तेजी से सड़क की ओर दौड़ा। करीब 10 मील नीचे सड़क पर 3 कारें तेजी से ऊपर की ओर आ रही थी। किटसन दौड़कर वापस जिनी के पास लौटा और बोला, जिनी, वे आ गए हैं, 10 मिनट लगेंगे उन्हें यहां पहुंचने में। ब्लैक जंगल से बाहर निकला। कार निकालो बेवकूफ, वो चीखा। अगर हम ऊपर पहाड़ों में पहुंच गए तो सुरक्षित होंगे। किटसन ने उसे जवाब दिया, यह अब मुमकिन नहीं। 1 मील बाद ऊपर जाती सड़क बेहद खराब है। ब्लैक ने किटसन की बात पूरी होने से पहले ही कैरावैन की ओर दौड़ लगा दी थी। वहां पहुंचकर उसने कैरावैन में से एक राइफल बाहर निकाली और गुर्राता हुआ बोला, वो मुझे जिंदा तो नहीं पकड़ सकते। वे तीनों कार में सवार हो गए। किटसन ने कार आगे बढ़ाई। हिचकोले खाती खतरनाक तरीके से डगमगाती कार ऊपर की ओर बढ़ने लगी। $10 लाख से भरा वो ट्रक पीछे वहीं खड़ा रह गया। किटसन तेजी से कार आगे बढ़ाता रहा। होवर प्लेन अभी भी ऊपर मंडरा रहा था। नीचे आती कारों से गूंजती पुलिस सायरन की आवाज अब और तेज हो गई थी। आगे सड़क खराब थी, इतनी खराब थी कि किटसन को अब कार चलाने में खासी दिक्कत हो रही थी। बाईं ओर ऊंचा पहाड़ खड़ा था और दाईं ओर गहरी घाटी थी। अगले मोड़ पर कार पहुंची तो किटसन को उसे रोक देना पड़ा। आगे सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। कार उनके ऊपर से होकर नहीं गुजर सकती थी। ब्लैक राइफल लेकर नीचे कूदा और अपने पीछे दोनों को छोड़कर पत्थरों की ओर दौड़ता चला गया। किटसन ने ऊपर बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटी पर निगाह डाली। फिर उसने जिनी की बाह पकड़ी और ऊपर की ओर इशारा किया। किटसन बोला, जिनी, हम ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर ब्लैक के साथ रहे तो निश्चित ही पकड़े जाएंगे। जिनी सहमी हुई थी, बेहद डरी हुई थी। अब तक वो जितना खुद को मजबूत और सख्त दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसके विपरीत वो अब बेहद डरी सहमी हुई थी। जिनी बोली, मैं यहां से ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगी किटसन, तुम जाओ। किटसन ने उसे जबरन कार से नीचे उतारा और बोला, जिनी, हम साथ रहेंगे हमेशा। फिर दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। 100 गज तक तो कोई खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर जिनी बार बार पीछे छूट जाती थी। हर बार किटसन ने रुककर उसे संभाला। पुलिस सायरन अब और नजदीक से बज रहा था। चढ़ाई मुश्किल होती जा रही थी और इससे उनकी रफ्तार भी कम हो गई थी। और 50 फुट ऊपर एक बड़ी चट्टान थी जिसके पीछे छुपना मुमकिन था। किटसन ने जब उस जगह के महत्व को समझा, वो जिनी को ऊपर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। तभी अचानक जिनी फिसली, लेकिन किटसन ने उसे फौरन ही थाम लिया। दोनों उस विशाल चट्टान के नजदीक पहुंचे ही थे कि उन्हें नीचे पुलिस की कारों के रुकने की आवाज आई। दोनों चट्टान की आड़ में लेट गए और नीचे देखने लगे। वो चट्टान इस ढंग से खड़ी थी कि उसकी आड़ में लेटे दोनों को नीचे सड़क दिखाई नहीं दी। उन्होंने दाईं ओर निगाह डाली
तो ब्लैक सड़क पर भागता दिखाई दिया। वो अपनी जान बचाता हुआ दौड़ा जा रहा था। फिर वो एक मोड़ पर घूम गया। उसके बाद वो किटसन और जिनी को दिखाई देना बंद हो गया। किटसन वहां लेटा हुआ अगले कदम के बारे में सोचने लगा। काफी ऊपर, सड़क से काफी परे, झाड़ियों से घिरी एक पट्टीनुमा चट्टान थी। किटसन को लगा कि एक बार वहां पहुंचने पर वे वहां सुरक्षित छिप सकते थे। पुलिस उन्हें ढूंढेगी तो जरूर, मगर थक हारने पर उन्हें वापस लौटना ही पड़ेगा। किटसन ने जिनी से पूछा, तुम ऊपर तक चल सकती हो? जिनी ने कहा, हाँ। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। जिनी ने किटसन के होंठ चूम लिए। नीचे पुलिस वालों की आवाजें उन तक ऊपर पहुंच रही थी। किटसन ने जिनी से कहा, उन्हें हमारी कार मिल गई है, आओ चलें। दोनों फिर से ऊपर की ओर चढ़ने लगे। चढ़ाई मुश्किल थी। किटसन बार बार जिनी को सहारा देकर मदद कर रहा था। दोनों किसी तरह ऊपर तक पहुंचे। दोनों बहुत बुरी तरह थक चुके थे। वे वहीं जमीन पर लेट गए और हांफने लगे। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज गूंजी। जिनी ने घबराकर किटसन की कलाई और मजबूती से पकड़ ली। फायर की आवाज ब्लैक की दिशा से आई थी। किटसन ने आगे खिसक कर नीचे झांका। वहां से सड़क एकदम बेहतर दिखाई दे रही थी। उनकी कार के पास 3 पुलिस की कारें खड़ी थी। 10 सैनिक और 3 पुलिस वाले सावधानी से सड़क पर ऊपर की दिशा में बढ़ रहे थे। सड़क पर 50 गज आगे मोड़ पर ब्लैक जमीन पर लेटा हुआ था। वो 2 चट्टानों की आड़ में था और उसने अपनी राइफल नीचे पुलिस वालों की ओर तान रखी थी। तब किटसन ने एक और बात पर गौर किया। ब्लैक के करीब 50 गज ऊपर एक अन्य पुलिस जीप खड़ी थी, जिसमें से 3 पुलिस वाले निकलकर आ खड़े हुए। किटसन को फौरन ही सारा मामला समझ में आ गया। वो जीप पहाड़ के दूसरी ओर से वहां आ पहुंची थी। ब्लैक अब घिर चुका था। किटसन को थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर वो और जिनी ब्लैक के पीछे पीछे गए होते तो वो भी अब पुलिस के चंगुल में फंस चुके होते। सड़क के ऊपरी मोड़ पर एक घायल सैनिक सिर के बल उल्टा पड़ा था। ऊपर ब्लैक की ओर बढ़ते सैनिक आड़ में हो गए। ब्लैक अब उनसे बामुश्किल 20 फुट की दूरी पर था। एक पुलिस वाला तेज आवाज में बोला, हमें पता है कि तुम कहां छुपे हो। तुम घिर चुके हो। हथियार फेंक दो और नीचे उतर आओ। किटसन ने ब्लैक की ओर देखा। ब्लैक जमीन से और ज्यादा चिपक गया। तब तक जिनी भी किटसन के पास खिसक आई थी और नीचे देख रही थी। वे दोनों वहां सैनिकों से कुछ 200 फुट ऊपर थे, लेकिन फिर भी वे सैनिक बेहद नजदीक लग रहे थे। सेना के एक मेजर ने ब्लैक से कहा, नीचे आ जाओ वरना हमें ऊपर आना पड़ेगा। आओ कुत्तों, ब्लैक चीखता हुआ बोला, तुम सबको भून कर रख दूंगा। मेजर ने अपने साथी अफसर से कुछ कहा। फिर वो तेजी से एक अन्य सैनिक के पास पहुंचा और उसे कुछ यूं समझाने लगा। निर्देश लेकर सैनिक ने अपनी बंदूक एक अन्य सैनिक को थमाई और अपनी जेब से कुछ चीज बरामद कर बड़ी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ा। किटसन और जिनी ये सब देख रहे थे। सैनिक मोड़ के पास पहुंचकर रुक गया। मेजर चिल्लाया, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, नीचे आ जाओ। जवाब में ब्लैक ने गालियां बकनी शुरू कर दी। मेजर ने अपने सैनिक को कमांड देते हुए कहा, ठीक है, फेंक दो। मोड़ पर ठिठके सैनिक ने हाथ में थामी चीज हवा में ऊंची उछाल दी। जिनी ने अपना चेहरा किटसन के कंधों में छुपा लिया। सैनिक का फेंका गया वो बम हैंड ग्रेनेड ठीक वहां उन चट्टानों में जा गिरा जहां ब्लैक था। किटसन ने आंखें बंद कर ली और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ग्रेनेड फट गया और फिर किटसन उस चट्टान में लेटे लेटे पीछे खिसक गया। बुरी तरह आतंकित जिनी उससे लिपट गई। तभी नीचे से आवाज आई, ये तो यहां अकेला था, बाकी के 2 आदमी और लड़की कहां गए? किटसन ने जिनी के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, डरो मत बेबी, वे हमें नहीं ढूंढ सकेंगे, वो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी उन्हें अपने ऊपर होवर प्लेन की आवाज सुनाई दी। जिस चट्टान पर वो लेटे हुए थे उसके ऊपर कोई आड़ नहीं थी। किटसन विमान को देखता रहा। उसे नीचे झांकते पायलट की झलक मिल गई थी। किटसन समझ गया कि पायलट जल्द ही उनके बारे में नीचे सैनिकों को सावधान कर देगा और उनकी लोकेशन के बारे में बता देगा। किटसन ने जिनी का चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आतंकित आंखों में झांका और बोला, जिनी, मेरी बात सुनो,
मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता, लेकिन तुम बच सकती हो। तुम एक लड़की हो और तुम्हारी कम उम्र के मद्देनजर अदालत तुम्हें बामुश्किल 10 साल की सजा सुनाएगी। 10 साल बाद तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। इसलिए यहीं रुको। जब पुलिस यहां पहुंच जाए तो तुम आत्मसमर्पण कर देना। जिनी ने मजबूती से उसकी बाह पकड़ ली। और तुम्हारा क्या? जिनी बोली। किटसन जबरन मुस्कुराया और बोला, जिनी, मैं नीचे कूदकर जान दे रहा हूं, लेकिन तुम यहीं रुकना और पुलिस के आगे सरेंडर कर देना। जिनी ने गहरी सांस ली और बोली, हम दोनों साथ ही कूदेंगे किटसन। मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन 10 साल की सजा काटना मेरे बस की बात नहीं। हम दोनों साथ रहेंगे, मरने के बाद भी। तभी नीचे से लाउडस्पीकर में एक सख्त चेतावनी गूंजी। नीचे आ जाओ, अब छुपना बेकार है। हम जानते हैं कि तुम ऊपर हो। जल्दी नीचे आ जाओ। तुम यहीं ठहरो जिनी, किटसन ने कहा। जिनी बोली, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। किटसन ने जिनी को सीने से लगाकर उसे किस किया। फिर किटसन ने अपनी भीगी हुई आंखों से जिनी की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें याद है जिनी, मॉर्गन क्या कहता था कि दुनिया हमारी जेब में होगी, लेकिन ये दुनिया नहीं, कहीं और, दूसरी दुनिया। आओ चलें। किटसन ने जिनी का हाथ थाम लिया और फिर दोनों खड़े हो गए। उन्होंने नीचे सड़क की दिशा में देखा, जहां सैनिक और पुलिस वाले उनकी ओर राइफल ताने डटे खड़े थे। किटसन ने उन पुलिस वालों से चिल्लाकर कहा, ठीक है, हम आ रहे हैं। फिर उसने जिनी की ओर निगाह डाली और उससे पूछा, तैयार हो? जिनी ने मजबूती से किटसन का हाथ थाम लिया और बोली, हाँ, मैं तैयार हूं। फिर दोनों ने उस ऊंची चट्टान से एक साथ छलांग लगा दी।